Hello students, today we will discuss about rate law. What is rate law? Rate law क्या होता है? Rate law explain the dependence of rate of reaction on concentration of species in reaction. वो क्या करता है? वो बताता है, रेट लॉ बताता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, कैसे रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है. दिस डिपेंडेंस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंजेस विथ चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ स्पीसीज. ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है. क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि जैसे जैसे कंसनट्रेशन चेंज होती जाती है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता जाता है. लेकिन हम सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये रेट लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, ये थियोरिटिकल प्रोसेस नहीं है. रेट लॉ का कहना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. मीन्स रेट लॉ का कहना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. ठीक है. और उनकी पावर में क्या होगा, उनकी पावर में मे और मे नॉट भी इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, तो उनकी पावर में जो होगा वो वैल्यू उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. अब है या नहीं है तो हमें किससे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल ए की अगर हमने कंसनट्रेशन डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी. ये भी डबल हो गया अगर ए की कंसंट्रेशन. अब हम यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं ले रहे. ठीक है. बी की हमने कांस्टेंट रखी. ठीक है. बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी और ई की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. वहीं अगर बी की कंसंट्रेशन हमने डबल करी और ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2. तो अब ये 2 और 1 जो आया ये कैसा है, एक्सपेरिमेंटली आया है. ये हमें कोई थ्योरेटिकल, हम कोई रिएक्शन देखकर पता नहीं कर सकते कि ये कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर आ रही है वो क्या होगी. ठीक है. तो ये क्या है, रेट लॉ है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आया है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट. मीन्स ये दोनों रिएक्टेंट का प्रोडक्ट और इनकी पावर में क्या होगा, जो वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से मिली. जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो के कांस्टेंट आ जाता है जो कि क्या होता है, रेट कांस्टेंट. और रेट लॉ इसी को क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन. एक और था लॉ ऑफ मास एक्शन. उसका कहना था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो इनकी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 और 1. ठीक है. तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या था कि उनकी जो पावर में आएगा उनका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही आएगा. लेकिन ये हर रिएक्शन के लिए लागू नहीं होता है, इसलिए हम किसको फॉलो करते हैं, रेट लॉ. जिसकी जो पावर, रिएक्टेंट की जो पावर में प्रेजेंट है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो रिएक्शन को देखकर हम पता नहीं कर सकते. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 2A + B गिव्स प्रोडक्ट. तो रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x. ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y. तो ये XY क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें मिली है. ठीक है. तो रेट लॉ क्या हो जाएगा इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो K कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर x एंड y. अगर हमें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो वो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है. तो उसके के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा. वो हम आगे देखेंगे. पहले ये देख लो, ए क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ ए. बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी. एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए. ए का ऑर्डर क्या है. वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी. तो वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट में. तो अब एक्स और वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर हम इस इक्वेशन में देखिए, अगर हमें पूछा गया है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है तो हम क्या बोलेंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 3 है, मीन्स थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये.
सेम यहाँ पे के जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। ओके, अब रेट कांस्टेंट के बारे में हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, के प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एक्स और वाई, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज़ यूनिटी, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितनी भी कंसंट्रेशन गिवन है स्पीसीज की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो गिवन है, अगर वो यूनिटी हो जाती, 1 हो जाती, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड दिस बोथ ऑफ देम बिकम इक्वल टू 1, अगर ये सब इक्वल टू 1 हो जाते, यूनिटी हो जाती, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो 1 हो गए, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मींस के की यूनिट क्या है, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मींस के की यूनिट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अभी हमने देखा था, हमने ये फॉर्मूला अभी देखा था, क्या देखा था हमने फॉर्मूला अभी इसके ऊपर, कि क्या ROR इज इक्वल्स टू के प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये अभी हमने देखा था। तो हमें अगर के की यूनिट निकालनी है तो के क्या हो जाएगा, ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर कंसंट्रेशन, है ना, मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर और पावर में क्या आ जाएगा एक्स, डी की कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर और पावर में क्या आ जाएगा वाई, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना, तो एक्स प्लस वाई अभी हमने देखा था आगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू एन होता है, एन क्या, एन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट बन जाती है वो हो जाती है मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस में हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मीन्स हम यूनिट देखकर भी बता सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कुछ भी। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर ज़ीरो है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसमें, मोल। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 माइनस एन, एन मीन्स ज़ीरो, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, 1 माइनस ज़ीरो मीन्स 1, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, हमारी यूनिट क्या आ गई, जीरो ऑर्डर की, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर की हमें करनी है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मीन्स ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाएगा, तो हमारी यूनिट क्या बची, पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, पर सेकेंड, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट है पर सेकेंड। अगर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमें निकालनी तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पे हमारी यूनिट आ जाएगी मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, मीन्स लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये हमारी क्या हो जाएगी यूनिट। मीन्स हम इन यूनिट को देखकर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं।